कि हमारा एक इंटेलेक्चुअल क्लास है। अनफॉर्चुनेटली वी आर कम्युनिटी जहां पे हम लोग आईएएस को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, आईएएस या आईपीएस लोगों को दे आर सीनियर लेवल क्लर्क। करेक्ट। इफ यू वांट टू यूज देम गेट अ गुड डेटा फॉर मी, दे आर सीनियर क्लर्क। कोई छोटा क्लर्क है उसके बड़ा क्लर्क है, दे आर नॉट। भारत एक आधुनिक राज्य बन रहा है। दुनिया में कल्पना है कि आधुनिक राज्य बनने से लोगों का कल्याण होता है, लेकिन कल्याण कैसे होता है? इन ग्रेजुअली। So gradualism is the method of democracy and the modern state. And what is the method of revolution? The change in one time, completely, with all means possible. लोग गणपति का विश करेंगे, नॉर्मल है। होली का विश करेंगे, नॉर्मल है। दिवाली का विश करेंगे, नॉर्मल है। वैसे भी कर रहे हैं, नॉट नॉर्मल। पहला अनुभव तो मास्टर है, और दूसरा ये कि जो स्लेव है वो रिबेल कर सकता है, और इसीलिए वो एक नया कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है स्लेव के अंदर कि किस तरीके से स्लेव उसको हमेशा की तरह मास्टर की तरह रिकॉग्नाइज करे। दैट द स्लेव हैज टू रिकॉग्नाइज द मास्टर एज अ मास्टर, knowing that a slave can rebel. But what is more interesting what Hegel says, that even slave knows that he can rebel. But the slave makes sure that there should be no violence on his body. Slave submits to the master and makes sure that the master realize, यानी master को ये पता चले कि मैं कभी rebel नहीं करूंगा. And this is how the normal begins. आज की दुनिया में एक नया नॉर्मल है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे आप देखते हो, मैं जितना गया हूँ और मैं काम करने नहीं रहा था, मैं अभी पिछले भाषण में भी गया तो बता रहा था कि मैं आई यूज्ड टू डू दिस एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वर्क। एक कांच लगाना, एल्यूमिनियम की विंडो लगाना, इस तरह का काम मैं अपने 8वीं 9वीं से करता रहा, और ये वॉल पेंट भी करना। तो जब इतने बड़े बड़े ऑफिस में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक एचआर भी है हमारे भाई, कुछ लोग गणपति का विश करेंगे, नॉर्मल है। होली का विश करेंगे, नॉर्मल है। दिवाली का विश करेंगे, नॉर्मल है। वैसे भी कर रहे हैं, नॉट नॉर्मल, राइट? सो वी आर डूइंग दिस एवरीथिंग इन द टाइम वेयर द ऑपरेशन, द सब्जुगेशन, द ह्यूमिलेशन हैज बीन नॉर्मलाइज्ड बाय द रूलिंग कास्ट, बाय द रूलिंग क्लास। एंड देयरफॉर जो यहां पे लोग कॉर्पोरेट से आके बैठे हुए हैं और जिन्होंने हम कच्चा चीटा खोला है कॉर्पोरेट का, तो मुझे लगता है कि दे आर रिबेल, और इसीलिए मैं आपको थैंक यू और धन्यवाद कह रहा हूं कि यू आर ब्रेकिंग दैट नॉर्मल, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मेरे पास मेरे ख्याल से जिन लोगों ने आज का ये पूरा प्रेजेंटेशन किया, चाहे प्रसन्ना हो, विशाल भाई हो, सूरज हो, और तमाम मृदुल हो, सुखदेव थोरात सर हो, शुरू से लेके आखिर तक जितने भी प्रेजेंटेशन रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन रहे हैं। और मुझे बस ऐसा ही लगता है कि मैंने माय वर्क, मेरा काम इतना आसान हो गया, मुझे खुद बहुत नई चीजें सीखने के लिए मिली। सो आई डोंट हैव मच टू ऐड इन दैट वे, इन नंबर्स, इन रिगार्ड्स ऑफ डेटा एंड आर्गुमेंट। लेकिन तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जेन्युइनली मुझे आज ऐसा लग रहा है कि माय वर्क इज जस्ट टू से थैंक यू टू एवरीवन, कि द वे ये कॉन्फ्रेंस हुई, द वे पीपल पार्टिसिपेट, एंड जिस तरह से आर्गुमेंट सभी पार्टिसिपेंट ने, मैडम ने बहुत सही तरीके से अपनी बातें रखी, सब ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में बातें रखी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की, काफी दिनों से जो इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्रॉम स्मॉल टू बिग थिंग, इला है, सम्यक है, रोहन है, मेगा है, रवि है, प्रसाद है, सत्यम, शुभम, विपश्यना, कुनु, धम्मदीप, अजिंक्य, अस्मित, प्रसन्न, अनिकेत, क्षितिज, प्रेम, वैभव, दीक्षा, और भी तमाम के हमारे जो पुणे कमेटी के लोग हैं जो यहाँ पे आइस्का यानी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल का एसोसिएशन का काम देखते हैं, साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर को चला रहे हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से चला रहे हैं कि मुझे कॉल आते हैं कि भाई आपके ये जो नौजवान साथी है, इनसे हमें सीखना है कि इस तरीके से काम खड़ा करना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब। मैं अपनी कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा
और मैं बाबा साहब से शुरुआत करता हूँ। तो बाबा साहब एक जगह एनिमेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं, व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ आयरिश होम रूल शो? इट इज वेल नोन दैट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उल्स्टर एंड साउदर्न आयरलैंड, मेरे प्रोनाउंसिएशन से अगर आई डोंट नो इफ आई एम वेरी क्लियर बिकॉज माय प्रोनाउंसिएशन इज वेरी बैड, सो ऑफ उल्स्टर एंड साउदर्न आयरलैंड, मिस्टर रेडमैन, the representative of Southern Ireland, in order to bring Ulster into a home rule constitution common to the whole of Ireland, said to the representative of Ulster, ask for any political safeguard you like and you should have that, and you shall have that. The Ulster man reply was, damn your safeguards. We don't want to be ruled by you on any terms. People who blame the minority in India ought to consider what would have happened to the political aspiration of the majority if the minority had taken the attitude that Ulster took. Now Baba Sahib saying this in the context of scheduled caste, because he considered the scheduled caste as a caste minority. And that entire dialogue and the debate between Gandhi and बाबा साहब, तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी ऐसे देश में जहां पे एक धार्मिक मेजोरिटी है, और भारत में एक तरीके से अगर अनटचेबल्स को एक साइड में देखा जाए तो देयर इज अ कास्ट मेजोरिटी, बिकॉज इंक्लूडिंग ब्राह्मण टू द लोवेस्ट ओबीसी, जिसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, वो भी अछूत को अछूत ही समझता है। सो देयरफॉर शेड्यूल कास्ट फॉर्म्स द कास्ट माइनॉरिटी। और बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जैसे उल्स्टर्स ने कहा कि भाई आप इमेजिन करें कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अगर ये कहा होता कि भाई हमें भरोसा नहीं आप पे, और इसीलिए हमें केवल पृथक मतदार संघ नहीं, वी डोंट जस्ट सिंपली वांट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, बट वी आल्सो डिमांड अ सेपरेट नेशन, because we don't want to get ruled by you. And exactly what Jinnah did. Jinnah said that I do not have a belief and trust in the Hindu leadership and in the Hindu majority. And Jinnah's separate nation demand was agreed by the British colonial rule. On the similar line, and many people even presented, even Prasanna spoke about it, and even Thoras spoke about it, about the Round Table Conference, the Pune Pact, and so on and so on. Okay, it's fine? Yes. So, imagine, so here Baba Sahib, what is he saying? He is talking about a time when the different communities, different minorities were not ready. हाँ, बाबा साहब उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय में सो कॉल्ड आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। अंग्रेज ये देश छोड़ के जाने वाले हैं और उसके पहले वो भारत को एक आधुनिक राज्य इसकी कल्पना में स्थापित करना चाहते हैं, और इसीलिए वो भारत के विभिन्न, चाहे वो राजे रजवाड़ी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे ट्राइबल लीडर्स हो, इन सबको एक जगह बुला के इनकी जो डिमांड्स है कि भारत को एक में रखने में, ये साथ में रहे, या इनकी डिमांड क्या सुनने के लिए इस तरीके से अंग्रेजों ने प्रयोजन किया, जो हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिखता है। जिन्ना ही इंसिस्टेड, और वो अपने डिमांड पे कायम रहे, एंड ही बिकम मोर फर्म with the freedom coming on the way. Jinnah became more firm कि no boss, I want a separate nation for my people. And Baba Sahib on the other hand also became firm to tell Gandhi and all Hindus that I want a separate electorate. We are not same. The entire argument in the Round Table Conference with Gandhi, Baba Sahib arguing that no, we are not part of the whole. We are separate from it. Correct. And that separation derived and maybe won the separate electorate. Now,
Therefore, I want to tell you one thing very clearly कि रिजर्वेशन, ये जो आप बार बार सुनते हैं, ये रिजर्वेशन जो है ये वेलफेयर पॉलिसी नहीं है। रिजर्वेशन एक कल्याणकारी योजना नहीं है। रिजर्वेशन है हमारे और सो कॉल्ड आधुनिक भारत के बीच में हुआ सौदा, कि अगर हम आपकी बातें मानना चाहते हैं, जैसे उल्स्टर ने कहा, डैम यू सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू रूल्ड बाय यू। इमेजिन बाबा साहब बोल देकर हम ये बात कहते हैं, डैम यू सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू रूल्ड बाय यू। तो जब आधुनिक भारत बन रहा है तो तमाम तरह के शेड्यूल ट्राइब के लीडर है, मुंडा जी है, तमाम तरह के अलग अलग लीडर हैं, वो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि भाई ये आपके आधुनिक राज्य में हमारा अस्तित्व क्या होगा। एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द डिबेट्स आर हैपनिंग, एंड व्हाट आर दोस डिबेट्स? दोस डिबेट्स आर ऑफ नेगोशिएशन। आदिवासी कह रहे कि नहीं, वी डोंट ट्रस्ट यू, आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, आवर फूड, our entire world is different. We don't want to be the part of you. We want to be there. So therefore, we need a separation, and therefore, we know there are separate rules for tribes that no one can even buy the tribal land, right? So this all came out of a negotiation, not from the very concept of welfare. तो इसीलिए हम जब आरक्षण की बात बार बार करते हैं तो ये भूलना नहीं हमें कि आरक्षण वेलफेयर पॉलिसी नहीं है, ये सौदा है हमारे और भारत के बीच में, भारत राज्य के बीच में। अभी कोई भी राज्य या दुनिया में दो तरह के बड़े बदलाव, जो चेंज को अगर जो पढ़ते हैं, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज के जो स्टूडेंट्स हो गए, इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ चेंज, व्हाट डू यू सी? यू सी कि दुनिया में दो तरह से सामूहिक बदलाव आए हैं। पहला एक क्रांति के माध्यम से, दूसरा सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के माध्यम से। क्रांति का जो माध्यम है, आज अगर ये ऑर्डर में आप लोग बैठे हैं और मैं अगर क्रांति कर रहा हूं, मुझे ऐसे ऑर्डर में चाहिए, तो कल ऐसे ऑर्डर में होगा। इन द पोस्ट रेवोल्यूशन एवरीथिंग चेंज इन अ डे। रेवोल्यूशन का मतलब वो होता है दैट देयर विल बी nothing of a past. The example of French Revolution, you beheaded the king and the nation is different. The Russian Revolution, the Mao Revolution, there are few examples of revolution. Revolution तो ये एक दुनिया में बड़ा माध्यम रहा है बदलाव का। गरीब, हाशिए पे रहने वाले लोग, कमजोर लोग, इन लोगों का एक माध्यम। दूसरा माध्यम ये रहा कि एक स्टेट आया, मॉडर्न स्टेट, उसने ये कहा कि नहीं, किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, किसी को फाइट, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम एक संविधान बनाते हैं, और उस संविधान की जो कल्पना होगी, उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे, वो मानवीय कल्याण मूल्य पर आधारित रहेंगे, ताकि किसी को कोई मतभेद ना हो, और इस तरह के तो मतभेद ना हो कि लोग आपस में लड़ाई करें। सो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट के आधुनिक राज्य की कल्पना सामने आई। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट हैव रेड द थॉमस हॉब्स, राइट, द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि आप अपनी जो आपकी जो ऑटोनॉमी है, आप सबमिट करोगे स्टेट को। जैसे अगर मेरा घर है, मेरे घर में कोई चोरी करता है, सो आई एम सपोज टू ब्रिंग द स्टेट। मेरा काम है कि स्टेट को बोलूं कि मेरे घर में चोरी हुई है, स्टेट विल एक्ट थ्रू पुलिस, राइट। राज्य जो है पुलिस के माध्यम से करेगा कि इनके घर में चोरी हुई है, कार्रवाई की जाए, जिन्होंने चोरी की है। दिस इज वन मेथड, कि इनके अधिकारों का हनन हुआ है, इनको जस्टिस दिया जाए। ये दूसरी मेथड रही है कि हमने ये कहा कि भाई भारत एक आधुनिक राज्य बन रहा है, दुनिया में कल्पना है कि आधुनिक राज्य बनने से लोगों का कल्याण होता है, लेकिन कल्याण कैसे होता है? इन ग्रेजुअली। सो ग्रेजुअलिज्म इज द मेथड ऑफ डेमोक्रेसी एंड द मॉडर्न स्टेट। एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ revolution? The change in one time, completely, with all means possible.
और जो फ्रांस में हुआ, जो फ्रेंच क्रांति में हुआ, जो रशिया में हुआ, जो चाइना में हुआ, कि वहां के जो लोग थे जो लोगों को तंग करते थे, चाहे राजा हो, चाहे वहां के हुकुमशाही करने वाले लोग हो, चाहे वो गरीबों को मारने वाले लोग हो, वहां के लोगों ने उन लोगों को उखाड़ फेंका वायलेंस के माध्यम से। और जैसे मैंने कहा कि हमने क्या, सो वी अडॉप्टेड द सेकंड नेचर, व्हाट इज दैट? डेमोक्रेसी एंड द मॉडर्न स्टेट। नाउ मॉडर्न स्टेट कम्स विद द प्रॉमिस। आधुनिक राज्य एक प्रॉमिस के साथ आपके सामने आता है ना। व्हाट इज दैट प्रॉमिस? और प्रॉमिस ये था कि आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को, बाकी माइनॉरिटीज को हम यहां प्रोटेक्शन देंगे, वो यहां सुरक्षित रहेंगे, उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। ये बोला गया हमसे। और इसीलिए जो गांधी और बाबा साहब के बीच में जो वार्तालाप है, गांधी से व्हाई आर यू हैप्पी जस्ट विद 74 states? ही इज सेइंग यू शुड गेट मोर। बाबा साहब ने कहा नहीं, दोस मोर सीट विल प्रोड्यूस नथिंग बट द बंच ऑफ लूजर्स, द बंच ऑफ करप्ट पीपल विच नाउ वी सी। न कितने बड़े शेड्यूल कास्ट के लोग पार्लियामेंट में हैं, बट हार्डली एनी लीडर फ्रॉम, एटलीस्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो खड़ा होकर ये बोले कि हथरस में आपने गलत किया। एंड देयर आर मेनी सच एग्जांपल, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आधुनिक राज्य जो है भारत होना चाहिए, इसके लिए हमने पार्टिसिपेट किया। जिन्ना ने नहीं किया, जिन्ना ने अलग देश बनाया, आदिवासी भी किया। आदिवासी ने आपका भरोसा रखा कि आप हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमको बचाने का, हमको जीने का मौका देंगे। बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं अग्री करता हूं आपके पूना पैक्ट के ऊपर। और द सिमिलर पूना पैक्ट वी सी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। द जॉब्स इन सर्विसेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑल दिस थिंग जो वहां पे, और लेजिस्लेटिव एमएलए एमपी आपका जो भी है। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, क्या जो सौदा भारत राज्य ने हमारे साथ किया था, जो निगोशिएशन बाबा साहब के साथ हुआ था, जो प्रॉमिस गांधी ने किया था, जो संविधान सभा में हमसे बातें कही गई और उस संविधान को इतने साल तक चलाया गया, हम ये पूछना चाहते हैं क्या वो सौदा पूरा हुआ? वो सौदा हमारे साथ पूरा नहीं हुआ। वो सौदा इसीलिए पूरा नहीं हुआ, और अगर सौदा पूरा नहीं हुआ है तो फिर भारत क्या एक आधुनिक राज्य है? इसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इज इंडिया इज अ मॉडर्न नेशन? इज इंडिया इज अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन? डेटा सेज नो. The data of tribes, the data of scheduled caste says no. So what I am trying to say, if one seriously examines the popular political narrative around reservation constructed by Hindu upper caste and / ruling caste, Ambedkar's illustration take us back to the historical origin of reservation in India, not as a welfare measure or act of charity, but as a constitutional safeguard that emerged from political negotiation between the modern Indian state and the scheduled caste as a minority. Now, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अपर कास्ट जनरली कहते हैं। मैं कहता हूं, मैं आर्गुमेंट इज दिस, इस देश में अगर रिजर्वेशन नहीं होता ना तो ये बापट कुलकर्णी के बंगले में उतर जाते हैं, ये हमारे जो उखाड़ के फेंक के जला के फेंक देते। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन हुआ, आपने हमको प्रॉमिस दिया, उस प्रॉमिस को हमने माना। हमारी पेट की भूख को भी हमने ये सोचा कि संविधान भूख हमारी मिटाएगा, शिक्षा से भूख मिलेगी। यू जस्ट इमेजिन 20 करोड़ जनता इस देश की जिसको बोला गया कि आपका रिजर्वेशन नहीं है या SC ST एक्ट भी नहीं, और उन पर अत्याचार हो रहे हैं, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर इस 20 करोड़ में से अगर आधा करोड़ ये समझ लेता कि भाई हमको तो कुछ नहीं इस देश में,
आप इज्जत नहीं है, रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, बस गुलामी है। सो व्हाट इज द स्लेव डज वन डे? गुलाम एक दिन क्या करता है? अपनी जंजीरें तोड़ता है, और जब जंजीरें तोड़ता है तो बड़े बुरी तरीके से तोड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन को आप बच गए, क्योंकि वी शोड द डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, अदरवाइज वी नो व्हाट वी डिड इन डेमोक्रेसी। It is because of reservation they are saved in their office. नहीं तो हम लोग, I born and brought up in a slum, a very bad slum, I must say. People are dying and doing and all. All my friends were criminals from childhood. Now you can say them criminals. But जब उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे ना, वो मेरे घर के पीछे में बड़ा सा रिंग रोड है, मेरे साथ में बच्चे जो होते थे वो वहां पे गाड़ियां रुकाते थे, गाड़ियां कार को, और चक्कू निकाल के पैसा लूटते थे। क्योंकि खाने पीने के पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की माँ का डेथ हुआ है, एंड ऑल लैंग्वेज लिबरल चिल्ड्रन। कोई रिक्शा खींचने वाला है, किसी की माँ किसी घर में बर्तन मांझ रही है। नाउ जस्ट इमेजिन, यू कॉल देम क्रिमिनल्स, बट दिस इज द वे, दिस इज द नॉन प्रिस्क्राइब्ड वे टू लिव अ लाइफ। यानी एक, मैं अभी ना फॉर इंस्टेंस कोई आईएएस आ गया तो समाज के लोग घुस जाते हैं ना, तो दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड वे टू गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो मुझे भी चाहिए, मैं झोपड़पट्टी का जैसा, तो चाहिए रिस्पेक्ट मुझे। ना व्हाट शुड आई डू? देन आई डोंट, मैं आके आपको ये नहीं बोलता ये सीट मेरी है, आई स्लैप यू, दैट्स हाउ आई एक्सप्रेस माय पावर, राइट? जो गुंडे बदमाश होते हैं वो ये नहीं कहते उठ, वो स्लैप करते हैं ना। सो दैट्स व्हाई ही वांट्स रिस्पेक्ट एवरी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के बाद में यू हैव द इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स to get respect from others. The huge class of 20 crores of people being told that you do not have a respect, and there is no mechanism to stop injustice and the violence against them. You tell me क्या सिचुएशन होता? मैं कहता हूं 20 करोड़ छोड़ो, आधा करोड़ भी अगर मान जाते हैं इस बात को कि हमारी इज्जत नहीं है, ऐसे तो मर ही रहे हैं, अब साला ऐसा मरेंगे, अब मार के मरेंगे। तो इस देश का ये 3% लोग रहता है क्या जिंदा? और ये लोग कितने शूरवीर हमको पता चलता है बार बार। क्या बात है। So therefore we, the scheduled caste, scheduled tribe, are keeping our promise, and when scheduled tribe try to go away from that promise, especially in the Adivasi belt, which you call the red corridors. You did सर्वा जुलूम with them, तुमने आदिवासी को मारा, और आदिवासी के बच्चे मजबूरन अपने घर की औरतों को की इज्जत लूटते हुए देखा, उनके बदन को नोचते उनको देखा, उन्हें भूख भरी देखी, उन्होंने देखा कि माँ एक अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, सब कुछ देखा उन्होंने, और उन्होंने उठाई बंदूकें, लेकिन आपने उनको नक्सल बोल के मारा। लेकिन उन्होंने रिबेल किया, क्योंकि उनके आंखों सामने देखा उन्होंने क्या हो रहा है। आज का राइट भी कुछ भी 10 बातें कह सकता है, लेकिन that is the reality. You go to any tribal belt and you see the mother cannot feed the children. माँ के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। Now tell me, here the humanity dies and dies every day and dies with the millions of people. When you do ये आदिवासी प्रेसिडेंट बना के जो आके आदिवासी के साथ ये डांस करते हैं ना, ये सब नाटक। लेकिन आदिवासी बड़ा सेक्शन है जिन्होंने फिर भी कहा कि हम इस भारत के संविधान को मानते हैं, हम मानते हैं उस सारी बातों को जो संविधान सभा में हमसे कही गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद दलित ये कह रहे हैं कि रोज हमारे ऊपर एट्रोसिटी होती है, रोज हम मरते हैं। जो सूरज ने चित्र दिखाया, मेजोरिटी आगे दलित का, नॉट अ टाइनी माइनॉरिटी वाज सिटिंग हियर, बट द मेजोरिटी ऑफ दलित हु आर लिविंग इन विलेजेस। इतना होने के बावजूद भी we are still saying that we believe in the Indian Constitution, that we believe the promise that you made to us. Now the question is therefore, do you believe the promise that you made to us? And we are not asking this, हम ये सवाल नहीं पूछ रहे, और जब ये सवाल नहीं पूछ रहे हम, तो हमने उनके नैरेटिव को नॉर्मल बना दिया है।
जैसे रिजर्वेशन की बात आती है हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे मैं रिजर्वेशन कोटा से नहीं आया, बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं मैं रिजर्वेशन, अबे आया भी नहीं होगा, यू इडियट, व्हाट दैट, वो क्या मतलब है उसका? जो आए हैं तो मूर्ख है, जो रिजर्वेशन से आया वो क्या मूर्ख है? आप बार बार तो सो दे हैव क्रिएटेड स्टिग्मा। सो रूलिंग क्लास, जैसे ग्रामशी करके जो स्कॉलर है वो कहते हैं, वो मार्क्स से थोड़े आगे बढ़ते, 2 कदम और कहते हैं कि जो सत्ताधारी वर्ग है वो केवल डंडा, पावर, पैसे से नहीं रूल करता है, वो अपनी संस्कृति को नॉर्मल बना के भी रूल करता है, उसको आपकी सहज बनाता है, आपकी जिंदगी का सहज पार्ट बनाता है। तो सांस्कृतिक गुलामी कहता है, तो कल्चरल हेजेमनी। So Gramsci goes 2 steps ahead than the Marx, and he says that it is not simply the material hegemony and the material power of the state apparatus, but there is also the non-state element of the rule or the regime of the ruling classes. भारत में ये गुलामी, जो आप नई गुलामी हम जो देखते हैं, वो इसी आधार पर हुई कि इन नैरेटिव को हमने बहुत आसान बना दिया है। जैसे रिजर्वेशन की बात है, 10 बातें कहते हैं, निधाई के अंदर ये अछूत है, आई डोंट गिव डैम अबाउट इट। मैं सिंपली कहना, हमको बार बार ये सवाल पूछना चाहिए कि बॉस, इफ यू वांट टू स्टॉप द रिजर्वेशन, स्टॉप नेक्स्ट डे, एंड जस्ट बिकॉज एज सुन से बाबा साहब से द वॉर बिटवीन द अपर कास्ट, दिस इज अ वॉर बिटवीन द अपर कास्ट एंड द अनटचेबल, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वॉर वी हैव halt this war because you gave a promise to us. And now I will have to talk about much more data because आप सभी लोगों ने डेटा प्रेजेंट किया है. As Sukhdev Swaraj, Prasanna and Vishal Bhai and all of you have presented, it is less than 3% of reservation that exists in India for us, and around only 40% of scheduled caste फैमिली में एक बंदा होगा जो रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट लेता है रिजर्वेशन के थ्रू. सो यस नाउ देयरफॉर जैसे मैंने कहा कि क्या भारत एक आधुनिक राज्य है, उसके आंकड़ों से और दुनिया की रिपोर्ट के आंकड़ों से, WHO की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, मैं बहुत आई डोंट नो कितने लोग इस बात को सहमत होंगे या समझेंगे. मैं हमेशा कहता हूं कि जो बाबा साहब की आप जो किताब पढ़ते हो, हु वर द अनटचेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी समाज को. बाबा साहब उसमें ये कह रहे हैं कि दुनिया में देश विकसित होने के पहले जब कबीलों में लोग रहते थे तो अक्सर ये होता था कि एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता है, बराबर, और जब आक्रमण करके उस कबीले को जीत लिया, खत्म कर दिया, तो 2 चीजें वो करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी और उसके औरत को ये करता है, कब्जा करता है, और जो बचे हुए लोग हैं उनको सरप्लस लेबर की तरह इस्तेमाल करता है. बाबा साहब बोलते कि वही हमारे साथ भी हो सकता है, हुआ है, अनुभव वैसा भी हुआ. लेकिन भारत में एक नई चीज हुई कि बाकी दुनिया में ऐसा ही हुआ, और अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट्स देते हैं, यहां पर भी हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन यहां पे अलग चीज जो हुई है अनटचेबिलिटी, वो हमको एक डाउट देता है, वो हमको एक रास्ता देता है ये समझने का कि कैसे अनटचेबल्स वेर अर्लियर बुद्धिस्ट. तो टू कंटेन फॉर बुद्धिज्म अनटचेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, ये बाबा साहब कहते हैं उस संदर्भ में. अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब जब इसका हवाला देते हैं कि कबीलों का हवाला जब देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कबीलों में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि दूसरा कबीला जिसको मैं हराना चाहता हूं, मैं उसको इस तरीके से खत्म करूं कि उसकी औरतें दोबारा वो बच्चा पैदा ना कर सके. So the body becomes the site of attack, the invasion, not just the land. केवल जमीन इन्वेड करने की जगह नहीं होती है, तो कोख, उस कबीले, उस समुदाय के महिला की कोख को उजाड़ दो ताकि दोबारा बच्चा पैदा ना करे. आज की तारीख में पता है कैसा होता है ये? जैसे मैंने कहा, द मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट वीमेन आर, शरीर से वो कमजोर, दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ हेल्दी बेबी.
and this is an invasion on us. ये हमारे ऊपर आक्रमण है कि हमारे समाज की कोख से एक हेल्दी बच्चा पैदा नहीं हो सकता. And this is attack. This is an ethnic cleansing, not directly by sword, but by doing this entire mechanism, by bringing vegetarianism, by saying that you will not feed egg to these children in the school. ये केवल वेदों का टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का मसला नहीं है, वो हमारी कौम को, जो लड़ाकू कौम है, उसको पता है इस कौम को खत्म करना चाहते हैं कि इसका हेल्दी बच्चा पैदा ना हो. और ये मैं नहीं कर रहा, WHO का आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मल न्यूट्रिशन जो औरतों में है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वुमेन में है. अब कोई फेमस हो सकता है मुझे इस बात पे करे कि व्हाई वीमेन आर ओनली देयर टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बट टेक्निकली साइंटिफिकली व्हाटएवर यू से विद ऑल योर स्पेक्ट्रम थ्योरी इट्स ओनली द वुमेन हु कैन प्रोड्यूस द चिल्ड्रन as far as the science is concerned now. Dr. Lady is here, she can prove it with her scientific research. So my point is this, कि वो बड़ा तबका आपका जो गांव में है, जो बस्तियों में है, वो मल न्यूट्रिशन में है, वो हेल्दी बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, तो दिस इज एथनिक क्लींजिंग ऑन अस. एंड देयरफॉर हमको ये सोचना है, बार बार पूछना है कि हैज द इंडियन स्टेट, क्या भारत एक आधुनिक राज्य होने का दावा करता है? क्या वो राज्य आधुनिक है? या भारत ने जो हमारे साथ प्रॉमिस किया था, क्या वो प्रॉमिस निभाया? जैसे मैंने आपको आंकड़े, बाकी लोगों ने आंकड़े बताए, कुछ चंद आंकड़े मैं आपको बताता हूं. दैट ओनली 9% ऑफ दलित्स इन शेड्यूल कास्ट ऑपरेट एग्रीकल्चरल लैंड. यानी 9% के आसपास लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेंसस से 2015-16 का वो कहता है कि वो जमीन पे कुछ काम करते हैं, यानी जमीन थोड़ी बहुत उनके पास है, स्मॉल होल्डिंग. 4% ऑफ एससी एंड एसटी फैमिलीज हैव अ मेंबर इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011. केवल 4%. ये बोलते हैं ना कि हम लोग सरकार के जवाई है. हम लोग सरकार के जवाई तो नहीं, तुम्हारे कुछ हो सकते हैं थोड़े बहुत. तो हम तो नहीं है. Studies on income distribution suggest that Brahmins alone capture nearly 48% of national income. Now there are a polite secular Dalit, as was mentioned. We should not all Brahmins are same. I will do that. If that community alone, one community, एक अकेली कम्युनिटी अगर भारत का 50% से ज्यादा वेल कंट्रोल करता है, तो दैट कम्युनिटी इज अ क्लास एनिमी. वो दुश्मन है बाकी समाज का, और आपको दुश्मन को ट्रीट करना पड़ेगा. मेरी बीवी मराठा है, मेरे साथ अच्छी है, तो क्या मराठा अच्छा हो गया क्या? दैट बुलशिट पीपल आई कैन से ऑन दिस माइंड. पीपल हु डू नॉट, मैं क्यों ये कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में एट्रोसिटी मराठा कम्युनिटी कास्ट पे कहती है. एंड पूरे इतने सालों में उन्होंने एक भी मार्क्स निकाला ये कहने के लिए कि हमारे लोग एट्रोसिटी कहते हैं बंद करना चाहिए. आर दे सिविलाइज्ड? विद मार्टिन लूथर किंग दे वर गुड इनफ लिबरल वाइट्स हु वॉक्ड विद द किंग एंड सेड यस देयर इज रेसिज्म एंड वी शुड एंड इट. हैज एनी मराठा और लैंड कास्ट डिड इन महाराष्ट्र? दे डिड, एंड देयरफॉर दे आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ. दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिमिनल ट्राइब्स. और ब्रिटिशर ने किसी और को क्रिमिनल ट्राइब बना दिया, इन बेचारे nomad tribes को. All these Jats, all these Maratha who commit atrocity on Dalits, these people are criminal tribes because they justify the atrocity on them. But saying all these things, I am saying that the government and the studies on income distribution suggest, जैसे मैंने कहा ब्राह्मण 48% इस देश का. हाँ तो पोलाइट, हाँ भाई मैं आदमी हूँ, मेरी बीवी जो है वो, मैं उसके साथ कितना भी अच्छा रहूं, I am all good with her. Oh, I help her in the kitchen. I make sure she gets a good tiffin and so on. But I know after 7 o'clock, she is not safe on the street. So me being good to her, मेरा अच्छा उसका होने से पूरा समाज तो अच्छा नहीं हो गया ना. तो एक ब्राह्मण मेरा अच्छा दोस्त हो गया मेरे साथ, और why that nation? मैं ब्राह्मण होकर दलित के साथ खाता हूँ, उसके मेरे के भूखा मर रहा था. What is this nonsense? Oh, she is Brahmin, she is my wife, but she does not. वो लेकिन अच्छी है, वो जेन्युइन कहती है. Why the heck are you telling me? I will do that. Why are you proving again and again? So
So the individual cases does not change the scenario. It does not change the collective, and you operate with the collective, right? किसी ने आइडियोलॉजी की बात की. आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? आइडियोलॉजी ऐसा बिलीफ है जो करने से अब बिलीफ नहीं होता. आइडियोलॉजी बिलीफ विच यू ऑलरेडी बिलीव. Even before believing something, you already believe. That is ideology. And ideology is produced by the group, not by the individual. It operates with the, therefore read it as ideology. It takes, अभी जो ईरान में हो रहा है. Correct. Iran was witnessing some form of protest. लेकिन now Iran's majority is with the Iran leadership because they know कि उनके धार्मिक गुरु को आपने मारा होगा. So ideology operates in very different way. Anyways, my concern is this: these individual examples of polite Brahmin or polite dominant caste, we need to, our educated people need to put that, वो सब चीजों को ठंडे बस्ते में डालना. ये व्यक्तिगत मेरा कोई भी अच्छा दोस्त हो सकता है. एक व्यक्ति के अच्छे बुरे होने से समाज को आप नहीं डिफाइन करते हो. जैसे मैंने कहा, मेरा अच्छा होने से मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी को एक राहत भर मिल सकती है, लेकिन समाज उनके लिए वैसा नहीं. वो 11 बजे के बाद वो मेरी तरह 11 बजे नहीं घूम सकती है. मुझे लगा कि यार मैं अभी आज मटन खाया, मुझे पान खाना है, तो मैं जा सकता हूँ 12 बजे भी कहीं अगर खुला है तो. She cannot even have that desire. Because society has been constructed in that way. And that is the invasion. या आक्रमण है आपकी खुली सोच के ऊपर. क्या खुला सोच भी नहीं सकते हो? For instance, I can think at 12 o'clock. यार वो बस भी मिलता है पास. मैं अपना बाइक लेके निकल सकता हूँ. अभी मैं hardly can think like that. Right? So anyway, so saying all these things, the last thing जो इस डेटा में ये कहता है कि गवर्नमेंट डेटा indicates that large number of reserved posts for SC/ST candidates remain unfulfilled in central ministries. ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये मेरा नहीं है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है कि वो ये कह रहा है कि भारत जब से आजाद हुआ है, उसे संविधान लागू किया है, तब से लेके आज तक ऐसा कभी किसी राज्य ने नहीं किया कि अगर आपको 15 या 16% आरक्षण दिया है तो सारी की सारी सीटें भरी. कभी नहीं किया. ना किसी राज्य सरकार ने किया, ना कभी केंद्र सरकार ने किया. और someone was showing the data. और ये केंद्र सरकार बार बार कह रही है हमें कि ये तो रियलिटी है. अब जब ये रियलिटी है तो मैं जो सवाल पूछ रहा था कि कह रहा था कि हमें भारत सरकार को इन सबको पूछना चाहिए कि बॉस, आर वी मॉडर्न इनफ? कैन वी कॉल आवरसेल्फ अ मॉडर्न स्टेट? राइट? और इवन कैन वी कॉल आवरसेल्फ अ डेमोक्रेसी? दैट्स द बिगर क्वेश्चन नाउ. क्या हम अपने आप को लोकतंत्र भी कह सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है. अभी जो आखिरी बात जो मैं कहना, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है, थोड़ा और आपको ये करना पड़ेगा. मैं ये मानता हूं, जैसे सूरज भी इस बात को का जिक्र कर रहा था कि हम लोग जाति को केवल, और हम लोग खास करके हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, अनफॉर्चुनेटली वी आर कम्युनिटी जहां पे हम लोग आईएएस को इंटेलेक्चुअल समझते हैं. आईएएस या आईपीएस लोगों को दे आर सीनियर लेवल क्लर्क. करेक्ट. If you want to use them, get a good data from them. They are senior clerks. कोई छोटा क्लर्क है, उसमें बड़ा क्लर्क है. They are not intellectual. जेल में हमारे सामने बैठे उनको पता है. They do not write a good thesis also. They produce one of the worst thesis. Because उनका पूरा एम उस फालतू एग्जाम को पास करने का होता है. Right? And therefore bureaucrats are not intellectual. Unfortunately, in our community, the bureaucrats को intellectual माना जाता है. You tell me one thing. I am giving you two examples. Now one, the example I give. When Gramsci wrote Prisons in Notebook, no, ये जो किताब उन्होंने लिखी है, जो लिखी, पता कहाँ पे लिखी? जेल में. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी किताब लिखने के लिए जेल जाना पड़ता है, तो कल आप सब देखे अर्जी जेल में जाना है, तो ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, उन्होंने जेल से लिखी. वो पता है क्यों फ्रीली उन्होंने लिख पाया उस सत्ता के खिलाफ. इवन द प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ दैट टाइम, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ही इज स्टिल अ बिग थिंकर. बाबा साहब आल्सो से मार्क्स इज अ बिग थिंकर, बट लेस देन होता. तो थे मार्क्स, उन्होंने लिखा. अब मैं एक आईएएस हूं, मैं एक सरकारी चेयर पे बैठा हूं और मुझे समाज ने काम दिया कि भाई आप ये लिखो कि शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति है और आज की सरकार इसका आकलन करके अच्छी किताब लिखो. आपको लगता है सही से आकलन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्या वो सरकार को क्रिटिसाइज कर पाएगा जब बारी आएगी? नहीं करेगा. So these slaves of government, this government slave
has become the intellectual of our community. They are government slaves. Why I am calling him a slave? The person who cannot think freely, the slave. स्लेव केवल बाबा साहब जब एक किताब जब लिखते हैं उस समय का, अभी उस शब्द का प्रयोग हम नहीं करते, निग्रो एंड अनटचेबल, जो उनका एक आर्टिकल है छोटा, उसमें वो क्या कहते हैं कि अगर वहां पे श्वेत लोगों को अगर जंजीरें बांधेगी ब्लैक लोगों को लोहे की, तो वही स्लेवरी है। बाबा साहब कहते हैं कि जाति तो बिना जंजीरों की स्लेवरी है, कि जहां पे अगर ठाकुर को देख के खुद ही नीचे बैठ जाए तो कटिया से, क्या ठाकुर साहब बैठो। तो माय क्वेश्चन इज, कैन बी ब्यूरोक्रेट थिंक फ्री? उससे पहला भी सवाल मेरा है, कैन बी इवन थिंक? बिकॉज दे आर नॉट टू थिंक, दे आर देयर टू परफॉर्म, राइट? सो क्योंकि हमने हमारे अच्छे इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं किए, क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल्स, जैसे मैं इनकी इज्जत कब करता हूं, दैट दे कैन गिव गुड डेटा। मेरे हमारे लोग हैं, वो अगर बोले कि दादा मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में काम करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर खोलना है, तो मुझे अच्छा डेटा चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा वो अपना बंदा आईएएस ऑफिसर जाए, उसको डेटा उठा ले ले। आइडिया की मतलब आइडिया सही देगा, they cannot produce good ideas, right? They are bound to fail with ideas. आइडियाज तुमको हो सकता है कि अच्छे इंटेलेक्चुअल से जो फ्री है, जो लिखता है, अच्छा पढ़ता है, बोलता है, उससे लो जो सच में सोचता है। सो एनीवेज, क्योंकि हमारे पास अच्छे इंटेलेक्चुअल है, यही लोग हैं, समाज की गलती नहीं है। अब बेचारा इतना गरीब समाज रहा, उसको एक टालकोट आदमी जो दिखा, उसको लगा यही मेरा विचारवंत है और यही सब कुछ है, तो उसने वो किया। और क्योंकि हमने अच्छे विचारवंत नहीं पैदा किए, हमने बाबा साहब को बहुत मैकेनिकल बना दिया है ना। हम उनको 2200 वाली मसलस है, हमें 73 पेज वाचा था बाबा साहब का गाइड। ऑल दिस नॉनसेंस देन दे डू, राइट, टू प्रूव एवरीथिंग। एंड इन दिस ऑल डिस्कशन समहाउ वी हैव मेड द क्वेश्चन ऑफ अ कास्ट इन टर्म्स ऑफ अ मटेरियल इनसिग्निफिकेंट। हमने जाति के प्रश्नों को बाबा साहब के जाने का जो भी ज्यादातर लिखा हुआ है हमारा, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, उन्होंने जाति की समस्या को एक केवल और केवल सांस्कृतिक समस्या के रूप में प्रेजेंट किया। द कास्ट हैज नॉट बिकम द क्वेश्चन ऑफ मटेरियल। जाति इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की गई कि जाति का सवाल केवल छुआछूत का सवाल है। छुआछूत तो परिणाम है जाति का, वो जाति नहीं है अपने आप में। इट इज नॉट अ कास्ट सिस्टम, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। बट वी हैव रिड्यूस्ड द एंटायर क्वेश्चन ऑफ अ कास्ट टू द टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी। और इसके कारण यह हुआ कि हमारा जो आर्थिक मुद्दा था, हमारा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मुद्दा था, जो बाबा साहब बार बार रेस कर रहे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, साउथ गोरी कमेटी में, अलग अलग जगह अपने लिखान में, उस सवाल को हमने एकदम तुच्छ सवाल बना दिया। और जैसे आर्थिक सवाल हमारे सामने आया, हमने बोला ये मार्क्सिस्ट इसको भागा। अरे क्या लेना देना उसका मार्क्सिज्म से? इट इज बाबा साहब हु इज आर्ग्यूइंग अगेन एंड अगेन दैट द कास्ट इज नॉट सिंपली द क्वेश्चन ऑफ कल्चर और द क्वेश्चन ऑफ सोशल, इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ मटेरियल। ये कैसे जाति कैसे ऑपरेट होती है? इफ आई एम अ ब्राह्मी एंड आई से आई एम अ ब्राह्मी, आई परफॉर्म ऑल रिचुअल इन माय हाउस विथ माय वाइफ, विथ माय चिल्ड्रन, विथ एवरीवन। क्या जाति दोबारा निर्माण हो सकती है? नहीं। जाति हमेशा से ही पब्लिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने से जाति को कंट्रोल किया जाता है। एंड देयरफॉर आप इस कुएं से पानी नहीं पी सकते, एंड देयरफॉर आप इस रास्ते से चल नहीं सकते हो, एंड देयरफॉर आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हो, देयरफॉर आप गहने नहीं पहन सकते हो। जाति के जो सूक्ष्म नियम है, जाति के जो सूक्ष्म नियम है, ये नियम क्यों बनाए गए? क्योंकि जाति अगर केवल इतनी बार होती कि ब्राह्मण को प्रैक्टिस करना है कि मैं प्रसन्न को अछूत अछूत मानता हूं, इतना बार होता तो जाति इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि जाति कल और पैदा हो, जो आज का जाति का स्वरूप हो कल भी टिके। तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि प्रसन्ना उस रास्ते से ना चले जिस रास्ते को गांव रास्ता कहते हैं। प्रसन्ना की पार्टनर वैसे कपड़े ना पहने जैसे मेरी बीवी पहनती है। आप उस कुएं से पानी ना पियो जिस कुएं से मैं पानी पीता हूं। सो द कास्ट इज इनग्रेन इन द मटेरियल लाइफ, कि आपके घर कैसे होंगे, आपके घर कहां पे होंगे। देयर इज इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ द
द सिटीज आर्किटेक्चर, एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, नवीन आई गेस, और वो बताते हैं कि भारत के जो शहर है, उस शहर के जो केंद्र में रहने वाले लोग हैं, जिसको मुख्य शहर कहा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो ब्राह्मण और वाक्य प्रकाश की होती है, और दलित पिछड़े जो है, आदिवासी जो है, वो शहरों के बाहर रहते हैं। सिटी इज ऑल्सो डिजाइन इन दैट वे, ऐसा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मॉडर्न कास्ट। एनीवे, तो जाति जो है वो केवल मेरे ये कहने भर से या मेरे ये मानने से कि जाति अच्छी चीज है, इससे नहीं होता। देयर इज अ कॉन्शियस एक्ट। जाति को जिंदा रखने के लिए मेंटल एक्ट और फिजिकल एक्ट दोनों इन्वॉल्व है। अभी यहां से आप मराठवाड़ा में जाओ या ये आपके अहमदनगर के गांव में जाओ, अभी भी जिस रास्ता दलितों के घर से गुजरता है, आई वॉज कंफ्यूज ड्यूरिंग माई एमए इंटेज, मुझे भेजा गया मराठवाड़ा भीड़, एकनाथ अवार्ड जब थे वहां पे, और एकनाथ सर ने मुझे बोला कि इस गांव में रहकर फील्ड वर्क करके आ रहा हूं, मुझे इस गांव का डेटा लेके आया। मैं अपने एक क्लासमेट के साथ वहां गया, और मातलों का जो ये है टोला है, वो अभी वहां से हाईवे गुजरता है, तो बड़ा सुंदर अच्छा हाईवे है, मैंने इसे क्लीन एंड गुड। तो जब तो मुझे बोला गया कि आपको गांव का पूरा चित्र निकाल के दिखाना है, तो मैंने वो किया, और आई वॉज शॉक बिकॉज मैं गांव में नहीं पला बड़ा, तो झोपड़पट्टी पला बड़ा, तो मेरे लिए वो एक तरीके से नई चीज थी। तो जब मैं उनको बार बार उसको भी विलेज रोड करके लिख रहा हूं, तो मुझे एक दिन भी एक हमारे साथी बोलते कि ये तुमने इसको विलेज रोड क्यों लिखा है, ये सच में विलेज रोड है? मैं बोला हाँ, इसी से तो सब मुख्य गाड़ियां यही से अंदर आती है, और डांबर का रोड है, अच्छा है, तो इसी तो विलेज रोड। बोला नहीं, विलेज रास्ता वो है जो बीच से जाता है, क्योंकि गली में अगर सबसे लास्ट में है, इसको विलेज रोड नहीं कहा जाता है। तो मैं वही कहने, और उनके घर का है वही दिशा में है जो मनुस्मृति कहती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जाति अगर केवल सांस्कृतिक होती, केवल सांस्कृतिक है, लेकिन अगर केवल सांस्कृतिक होती तो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जाति को टिकाने के लिए मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड देयरफॉर द कंट्रोल, द मोनोपोली, द कोलोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कास्ट इज नॉट सिंपली द क्वेश्चन ऑफ टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी, कास्ट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ colonization, monopoly, and they have maintained that monopoly not just before British, not just during British, but also the post-colonial time. And that we see with this number, where you see the 48% of the country's wealth is controlled by one single community, and this project is being conducted by the world-renowned economist Thomas Piketty. ये उनके प्रोजेक्ट से किया हुआ स्टडी, भारत सरकार को नहीं करने देगी। वो कास्ट खेलेंगे, लेकिन फिर उसमें कुछ तो भी गड़बड़ करेंगे लोग। एंड दिस इज द, तो मैं भाई, और एंड मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट आर लैंडलेस लेबर इन दिस कंट्री। भारत के 70% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है, वो भूमिहीन मजदूर है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपने सरकारी खातों में, सरकारी डिपार्टमेंट में जो वादा हमसे किया था वो नहीं निभाया। आपने हमको कल्याणकारी योजना के तहत सो कॉल्ड मिनिस्ट्री में लाने का दावा किया, वो आपने नहीं किया, पूरा निभाया। तो आपने क्या किया, जो थोड़ा बहुत बचा था, और उस थोड़े बहुत से कुछ आवाज गुजरी थी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर 100 लोगों को नौकरियां मिली, हो सकता है 90 लोग डरे रहे, हो सकता है 90 लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं, एक तो होगा उसमें से जो बोलेगा भाड़ में गया, मुझे समझ गया क्या गेम है तुम्हारा। सो वेन आवर एजुकेटेड पीपल स्टार्टेड वॉइसिंग, द पीपल लाइक यू जो आज पार्टिसिपेट किए, सो नाउ दे आर सेइंग कि ओके बॉस, आपको गवर्नमेंट जॉब से बहुत ही सिक्योरिटी मिल रही है, मूवमेंट लाइक बाम से 60 और 70 के दशक में जो क्लर्क बने, जो बाबू बने, जो थोड़े बहुत बड़े जगहों पर गए, तो एक पढ़ा लिखा वर्ग मिला जो पढ़ सकता है, जिस किसी समाज में इज्जत है, जो इतिहास को जान सकता है, खंगोल सकता है, और उस तरीके से मूवमेंट पैदा करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जो सत्ता में भी यूपी में आई। दैट वाज अ पॉसिबिलिटी बाय एजुकेटेड पीपल। नाउ दे रियलाइज दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन, लाइक, और आज काशीराम साहब की जयंती, आई एम सॉरी आई डिड नॉट विश यू फॉर दैट।
आज एक ऐसे इंसान की जयंती है जिसने ये कहा एक अंधेरे में कि बॉस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि तुम पॉसिबल है कि तुम सत्ता के करीब आ सकते हो, जो महाराष्ट्र में वो हमेशा एक भाषण देते कि महाराष्ट्र के लोग कहते होऊ शकत नहीं, आणि मैं कहता हूं कि होऊ शकते, दैट इट इज पॉसिबल। तो द मैन ऑफ पॉसिबिलिटी, आज उनका जन्मदिन है, तो उनको याद करके मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उनको ये रियलाइज हुआ कि द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ निगोशिएशन, द पॉलिटिकल निगोशिएशन, जो बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बनाया, तो द ओनली पर्पस टू फॉर्म द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन टू क्रिएट द पॉलिटिकल निगोशिएशन विद द रूलिंग कास्ट एंड द रूलिंग रीजन देयर। और उनको जब बावनों को और इस देश के 17 लोगों को जब पता चला कि ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो फर्स्ट थिंग दे डिड दैट दे स्टार्टेड डूइंग दिस प्राइवेटाइजेशन। और लाखों नौकरियां जो सरकारी खातों में थी, जो हमारा क्लेम था उस नौकरियों का, वो सरकारी नौकरियां खत्म हुई। जैसे रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, बैंक इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, चाहे डी ग्रुप पे क्यों ना हो, लेकिन हमारा एक नीति अगर सरकारी बैंक की चपरासी बनी तो पूरे घर का कल्याण होता है। मेरे पिताजी जब एक आरा मशीन में आरा चलाने लगे, तो जब वहां पे एक छोटा सा झोपड़ा लिए, तो उन्होंने आधे गांव को उस शहर में लाके बैठा दिया। दिस इज हाउ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ग्रीव इन द सिटीज। शेड्यूल कास्ट की संख्या शहरों में ऐसी ही बढ़ी। अभी वैसा नहीं होता, अभी थोड़ा कॉर्पोरेट वाला अलग है, द प्राइवेट स्पेस एंड थिंग्स आर देयर एंड थिंग्स ऑपरेट वेरी डिफरेंटली। अभी वो नहीं, अभी एक दिन कोई ज्यादा रहेगा तो कब जाएगा, ऐसा सब होता है। बट एनीवे वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ लार्जर कल्चर एंड नैरेटिव। बट ऐसी शेड्यूल कास्ट की बस्तियां बनी। मेरी बस्ती का मैं विदर्भ का पीएचडी का, मेरा पीएचडी का टॉपिक विदर्भ का था। मैं मेरे शहर को जानना चाह रहा था कि मेरा एरिया कैसे बना। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू आर्काइव एंड रीडिंग and I spoke to all elder people from my basti and other people. They started telling कि मैं तो आप कैसे आओ। Then they started telling, मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी ने इतने लोगों को यहाँ पे लेके आए थे। तो दिस इज हाउ इट इज। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वादा आपने हमसे किया था, वादा पूरा नहीं किया। और रिजर्वेशन की जो नौकरियां थी उसको प्राइवेटाइज करके आपने उसको खत्म कर दिया। और आपने जो वादा वहां पे हमारा सरकार का वो खत्म कर दिया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो अभी जब हम रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट आस्किंग यू टू डू वेलफेयर टू अस, वी आर आस्किंग अवर राइटफुल राइट। जो मैं बार बार कह रहा था, जो वादा आपने हमसे किया था, वो वादा वहां पे आपने खत्म किया। और 90 के दशक में जब आपने इस देश की इकोनॉमी को खोला, प्राइवेटाइजेशन जब सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन को लाया, जो आज का भारत का कॉर्पोरेट हमें दिखता है, और ये प्रॉमिस के साथ किया कि यहां पे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, उसका वायलेशन नहीं होगा। एंड यू हैव अडॉप्टेड द सो कॉल्ड एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं, तो स्वराज सर के थे, जो विशाल ने जो प्रेजेंटेशन किया, तो आपने तो खूब वायलेशन किया है और आप रोज वायलेशन कर रहे हैं। And therefore, therefore he said that the discrimination is one of the bases to demand the reservation in private sector. But the biggest claim, एक बड़ा जो हमारे पास कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांगने का, कि जो सरकारी जगह पे हमने आपने हमारा आरक्षण खत्म किया, जो हमारा राइटफुल हक है, जो आपने वादा किया है हमसे, वो वादा आपने नहीं निभाया और वहां पे सारे अधिकार खत्म कर दिया। और इसीलिए, और अगर आप चाहते हो कि इस देश में, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी समाज में अराजकता पैदा करती है ना। नेपाल इज द रिसेंट केस, श्रीलंका इज द बिगेस्ट एग्जांपल, आवर नेबर। व्हेन द मेजॉरिटी स्टार्ट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द पॉवर्टी और गरीबी और लाचारी को, जब एक बड़ा तबका आपके देश का महसूस करता है कि वो लाचार है, मजबूर है और उसे कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो आपके जमा पैसे को लात मारता है। तो सारी जस्टिफिकेशन देके दैट इफ देयर हैज टू द केस हैज टू बी आर्ग्यूड इन द कोर्ट, वी हैव ऑल द डेटा, वी हैव ऑल द लॉजिक टू प्रूव दैट व्हाई द रिजर्वेशन शुड बी देयर। बट द बिगेस्ट लॉजिक दैट एनी नेशन स्टेट शुड लर्न, and in India particularly,
and the ruling caste, the Brahmin bani of this country and the land owning caste, इस देश का ब्राह्मण बनी और जमींदार जो समाज है, जो इस देश की सरकार चला रहा है, जो इस देश के सरकारी डिपार्टमेंट को कब्जा करके रहा हुआ, इस देश का जो कॉर्पोरेट संभाल रहा है, जो सत्ता में है, उसको ये लॉजिक के परे भी एक बात हम बताना चाहते हैं कि श्रीलंका का और बाकी जगह का और चाइना का हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब एक बड़े समाज में लाचारी बढ़ जाएगी, जब एक बड़े समाज में गरीबी इतनी बढ़ जाएगी, तो आपके समाज में अराजकता पैदा होगी। और अगर मेरे घर में भूखे में बच्चा मर रहा है, तो फिर मैं आपके घर में बच्चा जीने नहीं दूंगा। अगर मेरे समाज का बच्चा और मां अगर भूख से मर रही है, तो मैं आपको भी जीने नहीं दूंगा। And that is what the example of Nepal tells us. There is an example that they came on the street and kicked the asses of all ruling people. भागो यहाँ से। Similar thing they did in the Bangladesh and also in Sri Lanka, कि वो प्रेसिडेंट के घर में घुसे, उसका सामान को तोड़ा, उसके बंगले को फोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ यह ना हो, अगर अडानी का एंटीना सुरक्षित रहना है, अंबानी का, तो धारावी के लोगों को एटलीस्ट खाना पीना तो मिलना चाहिए। और अगर धारावी के लोगों के पास खाना पीना नहीं रहेंगे, तो घुसेंगे ना एंटीना में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए, उनके लिए, that if we want to maintain a so-called law and order in this country, the poor has to be not just given the basic amenities, but they should be also given their equal rights, which you are violating on the everyday basis. And it's not me who is saying, it's not the Prasanna who is saying, it's not the Indian who is saying, it's the data which is speaking in front of you, that you are violating your rights. Right? Now I come to the last part on the so-called Indian judiciary, which is another Brahmin temple. The Indian judiciary is the Brahmin temple. Right? The Brahmin comes, he thinks, जैसे अभी वो recent example on menstrual cycle. Have you heard that judgment? You think the judge can speak like that? मुझे लगा कि मेरे बगल का वो सेंडी वाला बामन बोल रहा है, but they are learned judge, but apparently they are Brahmin and Andhra Prakash. मीडिया अनेक से लोग कहते हैं कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, इट्स नॉट, इट वाज नेवर। बट बड़े स्तंभ है, एक है आपका पार्लियामेंट, एक है आपका लेजिस्लेचर, तीसरा था आपका जुडिशरी, जो भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र है, क्योंकि जस्टिस कभी रूलिंग कास्ट को नहीं चाहिए होता है ना। इफ यू नो जस्टिस, हु रिक्वायर्स जस्टिस? द ऑपरेट, जिनके साथ इनजस्टिस होता है। तो जुडिशरी कोड बना है जस्टिस देने के लिए, भाषण देने के लिए, लेकिन वो भाषण देता है। भावड़ीगिरी के केस में लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो प्रकाश ये कहता है कि एक छोटी जात की औरत को का रेप कैसे हो सकता है, उसको तो बड़े जात में छूते भी नहीं। दैट वाज हिज लॉजिक। अगर रिजर्वेशन के बारे में और खास करके SC/ST एक्ट के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला है उसे खिलाफ, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। पार्लियामेंट में तो क्या होता है हम जानते ही हैं, वो तो जग जाहिर है, हम नेता को गाली भी दे सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस इन द ब्यूरोक्रेसी, व्हाट हैपेंस इन द जुडिशरी? The civil servant who claim to serve people never serve poor. जो सिविल सर्वेंट कहते हैं मैं सिविल सर्वेंट हूं, तो उसका काम है सर्व करना, किसको? लोगों को। वो नहीं करता है सर, वो केवल अपनी बीवी को और बाकी जो उसका ऑफिसर उसको सर्व करता है। And there are many cases. Judiciary, on the other hand, we are witnessing every day that the judgment of the judiciary does not reproduce or does not stand in the echo with the Indian Constitution. Now it is judiciary who is violating the Indian Constitution and the principle. Now मैं इसलिए सवाल पूछना चाहता हूँ, now burden किस पर आना चाहिए? अब हमारे लोग गावा संविधान भूल जाओ, then what? Why the hell the poor has to read the Constitution? Because even the learned lawyer cannot defend your justice in the court, what will that poor will do, the landless labor?
अगर आपका सबसे बड़ा वकील जज के सामने, ग्रामीण जज के सामने आपके केस को, आपके हुए अन्याय के खिलाफ जीत नहीं पा रहा है, यूजीसी का एक जो गाइडलाइन है, जब हमने इतना प्रूव कर दिया कि भाई पायल तड़वी से लेकर तमाम तरह का डॉक्यूमेंटेशन कर दिया कि हमारे बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो मारे जाते हैं, और फिर भी एक ग्रामीण लर्निंग जज उस जजमेंट को रिवेट करता है वहां पर बैठ के, तो न्याय फिर काम मांगा जाए, देन वेयर इज द जस्टिस? So we are living a time, the time of you have freedom but not justice. So we are a country with freedom without justice. Freedom क्या है? Freedom है कि मेरे बस्ती की जो औरत जो 17 घंटे काम करती है, उसको लगता है कि उसका बच्चा जो है, लड़की जो है, वो जाएगा प्राइवेट स्कूल में तो हो सकता है अच्छा पढ़ पाएगा, उसके शरीर में उसी बोन्स दिखेंगी, खाना पीना सही नहीं है, घूम के अपने बेचारे कर दिए। उसके लड़के को फ्रीडम है कि वो, जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है कि वो जमादार बनेगा, बामन के बच्चा पैदा होता है तो कहता है जज बनेगा। मैं कह रहा हूं, अगर अभी मेरी माँ अगर जो जज ही बनाना चाहती है तो जज नहीं बन सकता मैं। A student like me who studied the science had to drop science because my father was a rickshaw puller, my mother was a construction worker। और जो आपने सिस्टम बना के रखा था जहां पे बिना ट्यूशन से वो टीचर मुझे पढ़ाता नहीं था कॉलेज में, क्योंकि उसको पता है कि उसका फिजिक्स अगर उसने अच्छा पढ़ा है कॉलेज में तो उसके ट्यूशन में कौन आएगा? तो सिस्टम इज बीन डिजाइन इन अ वे कि अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हो तो नहीं पढ़ सकते हो। एंड दिस स्कैम इज गोइंग इन द ओपन आईज, यानी खुलेआम ही चोरी चल रही है। यानी मैं सिंपल बोल रहा हूं, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आपको पता गधा है, लेकिन फिर भी आप उसको समाओ डॉक्टर बना दोगे उसके पीछे लग के। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, गरीब का बच्चा है, वो मुझे पता है 10 साल का हो, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है, ये किसी बामन बने के घर में प्लेटेड होगा। यानी आपने सच में अभी लिख दिया है मेरे माथे पे, एंड सच ए ह्यूज चीप लेबर यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम योर स्लम्स, फ्रॉम योर विलेजेस। और किसके बच्चे हैं? शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के। तो आजादी तो है, आजादी तो है अभी। आप बाबा साहब की बातें, जैसे मेरे बस्ती में एक रिटायर्ड जज आया था हमारे समाज का, बुढ़ा होने के बाद, कुछ सालों बाद मर भी गया होगा, अच्छा हो मर भी गया होगा। लाइक दैट मैन। एक ऐसा स्टेज था, एक लेडी इज कमिंग, वो काम से आ रही है, उसकी साड़ी ऐसी है और वो खड़ी हो यहाँ पे भाषण दे रहा है। किसी इडियट ने उसको इन्वाइट किया था, हम तो छोटे थे 10वीं 12वीं में, और वो बोलते हैं बाबा आपने समझ अच्छी बात, यानी साड़ी नहीं डालते थे बस्ती। That Luna did not know that she worked for 12 hours. She does not even have a conscience. जब घर आती है ना, उसका शरीर टूट गया होता है, और घर आने के बावजूद भी वहां उसको खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है। तो दिस इडियट रिटायर्ड डजंट नो, उसके दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे। दिस इज द रियलिटी ऑफ द कम्युनिटी। So therefore I call our middle class, third class intellectual. They do not understand the reality. They only come and speak. अच्छा इंग्लिश बोलने से कोई नहीं होता है। माय सुपरवाइजर एडवर्ड रॉड्रिक once told this upper class woman, she came on the stage, सबको टास्क दिया था एक हफ्ते का, she came read all this English। मेरा सुपरवाइजर बोला, you know what अभिता, this is what, except English there is nothing in presentation। तो वही हमारे मिडिल क्लास का है। Sometimes I feel majority is not everyone, except good English and maybe some good clothes, you don't have much essence bro, you don't have। I see our people, the way they sing, the way they talk, the way आपने हमारा अमेरिकन क्रोनिकल देखा होगा, उसमें जो चित्र आप देखते होंगे। So these are people who came from all the struggle, they know the nuance of it. So anyway, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके लोकतंत्र को आप लोकतंत्र कह रहे हो और आपके अगर आपकी जुडिशरी हमारे साथ नहीं है, आपका पार्लियामेंट हमारे साथ नहीं है, आपका ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ में नहीं है, so now you tell us what's the next thing. But before that, they tell us what's the next thing. At least हमें ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि हमारे आने वाले सवाल क्या होने चाहिए। तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को लेकर हमारा डिमांड इतना नहीं है कि भाई कोई कॉर्पोरेट आके ये बोले ये वेलफेयर पॉलिसीज हम 10 शेड्यूल कास्ट बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। नो, दैट गेम इज ओवर नाउ। नाउ वी शुड आस्क द रियल क्वेश्चन, यू हैव विटनेस्ड श्रीलंका, यू हैव विटनेस्ड द
Nepal, and you have witnessed even the China, neighboring China. If you want 20 crores of this, खत्म। आप चाहते हैं कि 20-22 करोड़ लोग इस देश की जनता है, उसके अगर मेजोरिटी अगर उसको लगता है कि उसके साथ जाति का अन्याय होता है, यदि उसको लगता है कि उसकी इकोनॉमिक राइट नहीं मिले हैं जो संविधान ने उसको दिए हैं, और आप अगर नहीं देना चाहते हो ये सब करके, तो मेरे ख्याल से आपने फिर कल जो भी होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, इस देश के गरीब जनता की नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच बेबी। और मैं बस आखिरी अपील करना चाहूंगा, बहुत देर हो गया, मैंने भी काफी टाइम लिया। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन जो है वो एक आंदोलन का संगठन है। हमारा एक सोशल और एजुकेशनल विंग है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर। उसकी शुरुआत हमने नागपुर से की थी। अभी वो गढ़चिरौली में एक सेंटर हमने बनाया, दूसरा सेंटर भामरागढ़ में हम गढ़चिरौली बना रहे हैं, एक गोंदिया में हमारा सेंटर है, एक चंद्रपुर में है, एक भंडारा में है, एक नासिक में है, अभी 2 पुणे में है, 2 मुंबई में है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ, यहाँ के सारे तमाम डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में एक सेंटर होगा। ये हमारा प्रण है और आने वाले 6 महीनों में हम चाहते हैं काम पूरा करें। तो ये सेंटर में एंट्रेंस एग्जाम की तो बात हम करते हैं, हमारे जो टीचर्स है हमारे बच्चों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको सीयूटी बोलते हैं उसका फ्री में कोचिंग तो देते हैं, लेकिन हर संडे को हमने हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, समाज का गरीब हो, समाज का अमीर हो, समाज का अनपढ़ आदमी हो, समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो साथ में कैसे आए, एक दूसरे के लिए कैसे खड़ा हो, एक साथ कैसे अपनी बातें बताए, कैसे गाना गाए, कैसे खाना खाए। एक कम्युनिटी स्पेस निर्माण करने के लिए हमने संडे फॉर बाबा साहेब आम्बेडकर समता सभा हर रविवार बाबा साहब के लिए ये काम शुरू किया है। तो आप सबसे दरखास्त है कि आप जब भी एसआरसी का काम देखते, क्योंकि हमारा एक प्रण है कि हम सरकार से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वो सरकार जब उनसे पैसा लेंगे तो कल अपने हिसाब से हमको नचाएगा, तो हम सरकार से पैसा नहीं लेते हैं। हम किसी सीएसआर से पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको पता है इस देश का जो कॉर्पोरेट है उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्योंकि एक आदिवासी को पूरा खत्म करके आप एक आदिवासी के नाम पे स्कूल बनाते हैं, आप खून से रंगे हुए, वो खून का रंगा हुआ पैसा हमें नहीं चाहिए सीएसआर का, तो हम सीएसआर का पैसा नहीं लेते। हम जनता के पास जाते हैं, उनको 1 रुपया से लेके 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपको देना है। और फॉर्चुनेटली इन आवर कम्युनिटी देयर आर गुड पीपल, देयर आर फ्यू गुड इंडिविजुअल्स, आई मस्ट से कि अगर किसी ने 1 रुपया दिया झोपड़पट्टी में तो किसी ने 1 लाख रुपए दिया है हमको। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी। और हमें लगता है कि समाज का आंदोलन ऐसे चलेगा, समाज को समाज के लिए इस तरीके से खड़े रहना पड़ेगा। एक आखिरी बात, हमने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जिसका नाम है द अम्बेडकर क्रॉनिकल। वो अगर आप देखोगे, खास करके हमारे युवा साथी को पढ़ेंगे, तो इट इज अ वेरी लाइक जिसको कहते हैं कि फर्स्ट क्लास काम, उस तरह का काम है। और हम चाहते हैं कि अम्बेडकर क्रॉनिकल एक बड़ा डिजिटल माध्यम बने, और साथ साथ धीरे धीरे वो इंग्लिश नहीं तो मराठी, हिंदी, तेलुगु हर तरह की भाषा में बने, ताकि वो हमारे समाज का मुखपत्र बने, ताकि हमको किसी अंजना ओम कश्यप पे डिपेंड न रहना पड़े, ताकि हमको किसी रविश कुमार पे डिपेंड न रहना पड़े, हमको हमारे समाज का मीडिया खड़ा करना होगा। इसीलिए हमने वो काम शुरू किया है। तो ये तीनों उपक्रम हम चलाते हैं। पुणे में हमारी अच्छी टीम है, इला इज लीडिंग दैट टीम, लीडिंग मींस नॉट इन द हायरार्की बट एज शी नोज दैट वर्क वेल एंड गुड। और बाकी हमारे साथी है मुंबई और बाकी जगह पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। कुछ हमारे फुल टाइमर्स है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, और वो लोगों को हम 15,000 रुपये मंथ देते हैं, है ना। तो वो 15,000 रुपये मंथ भी हम किसी से लेते नहीं, हम जनता से लाते हैं। तो हमारा जो पुणे का एसआरसी सपोर्ट ग्रुप है, ट्रेड सर्कल है, उसमें अगर आपको जुड़ना, जो पुणे के लोग आप उससे जुड़िए। पुणे में हो सकता है ज्यादा पैसा जुड़ेगा तो पुणे का पैसा हम गढ़चिरौली में खर्चा कर सकते हैं, बिकॉज गढ़चिरौली में हमारे लोगों के पास कुछ नहीं, बेचारे गरीब आदिवासी लोग, है ना। तो वहां पे हार्ड कैश ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता। आपको अगर लगता है कि इस तरह के काम को सपोर्ट करे, इस तरह का आंदोलन खड़ा करे, और हम कड़े सवाल पूछे, ना कि छुपा छुपाते हुए, है ना। अगर इस देश की जुडिशरी हमारे साथ अन्याय करे तो सवाल पूछना चाहिए और ओपन सवाल पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह का विचार विमर्श और आंदोलन समाज के सामने खुले रूप से आना चाहिए, ना कि लुके छुके हमारी सरकारी नौकरियां में कैसा थोड़ी हो, ऐसा आपको लगता है, आपको लगता है कि फुल टाइमर इस तरह के कमिटेड लोग आपके सामने खड़े होने चाहिए, तो आपको इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, हमारे सारे लोगों को सुना, हमारे साथ बहुत लंबे समय तक आपने वक्त बिताया,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सावित्री।